देखो सॉल्यूशन में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे थे, है ना। जिसमें पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा ऑस्मोसिस क्या है, जिसमें देखा कि अगर सॉल्वेंट का अमाउंट जहाँ ज़्यादा अमाउंट है सॉल्वेंट का, वहाँ से वो फ्लो करके कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा थ्रू द SPM सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोसिस के कारण होगा क्या? मान लो किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस हो रहा है ना। किसी सॉल्यूशन में आप ये समझिए कि ऑस्मोसिस हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा अमाउंट है सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है ना। तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो, ध्यान से समझो इसको, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसको और ज़्यादा सॉल्वेंट मिलेगा, जगह मिलेगा ज़्यादा, उसकी स्पीड जो होगी अब वो बढ़ जाएगी। और उस स्पीड के बढ़ने से क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल के मोबिलिटी बढ़ने से क्या होगा? वो एक प्रेशर डेवलप करेगा, है ना। एक प्रेशर, उसके मोबिलिटी से एक प्रेशर डेवलप्ड होगा। और जो प्रेशर क्या करेगा? वो प्रेशर चाहेगा कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है, यहाँ से जो सॉल्वेंट इधर जा रहा है, उसको रोका जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहेंगे हम? कि सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेशर जो डेवलप्ड हुआ है, किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण, सॉल्वेंट के यहाँ आने के कारण जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ सॉल्यूशन के अंदर, और जो क्या करना चाहता है? ऑस्मोसिस को रोकना चाहता है। उस डेवलप्ड प्रेशर को क्या कहेंगे हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है। मतलब ये तुम कह सकते हो कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, किससे राइज्ड हुआ? तो ऑस्मोसिस के कारण। और क्या चाहता है ये? ऑस्मोसिस को हम रोकें, है ना। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों को मान लो कोई डिस्टर्ब कर रहा हो, टॉर्चर कर रहा हो, तो जैसे वो डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग खुद को क्या करेंगे? तैयार करेंगे उस तरह से, और उसको उस तरह से जवाब देंगे कि वो टॉर्चर करना क्या कर दे, बंद कर दे। तो ऐसा तो नहीं ना कि कोई हम लोगों के, अब जैसे सपोज करो कि बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया और वो पानी हम लोग के घर में घुसने लगा। तो अगर घर में घुसने लगा तो क्या हम लोग बैठ के देखेंगे या फिर उसको अपोज करेंगे? कुछ ऐसा प्रेशर डेवलप करेंगे कि बारिश के पानी को अंदर आने नहीं देंगे। दूसरा चीज़, अगर मान लो कोई कंट्री है और जो हम लोग को डिस्टर्ब करता है, जैसे पाकिस्तान घुसपैठ करता है, तो क्या हम लोग सोते रहते हैं? नहीं, हमारे आर्मी जो हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो जैसे ही वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव मोड में हो जाते हैं। और क्या चाहते हैं हम लोग? एक्टिव क्यों होते हैं हम लोग? प्रेशर में क्यों आते हैं हम लोग? क्योंकि वो घुस गया, और हम लोग एक्टिव होकर करेंगे क्या? उसे घुसने नहीं देना है। ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर वाटर यानी सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आएगा, सॉल्यूशन में आएगा, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होकर क्या करेगा? उसको इधर आने से रोकेगा। तो यही है ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही ऑस्मोसिस होगा, सॉल्यूशन के अंदर एक प्रेशर डेवलप करेगा, है ना, जो ऑस्मोसिस को रोकने की कोशिश करेगा, विच इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ध्यान देखो, अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हो सॉल्यूशन के अंदर, तो मोबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑन ऑस्मोसिस ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब 4 पार्टिकल जो प्रेशर डेवलप करेगा और 10 पार्टिकल जो डेवलप करेगा, वो तो ज़्यादा करेगा ही करेगा। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा लेते हो, मोबिलिटी ज़्यादा होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। दैट्स वाई कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यही बात हमने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आप देखते हैं किसका फॉर्मूला। ये देखो, पाई से डिनोट किया हमने किसको? ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? एक जनरल फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स फिजिक्स में पढ़े हो, mgh, ma होता है। ए क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन है। ठीक है। तो फोर्स क्या है? mg, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। और एरिया क्या होता है? L इंटू बी। अब ऊपर नीचे हाइट से तुम क्या करो? मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो mgh यहाँ हो जाता है, ठीक है, और L इंटू बी इंटू एच क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ रहे हो? अरे एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो L इंटू बी एरिया था, H मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। mgh बाई भी। अब बताओ m बाई भी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो तुम यहाँ क्या लिख सकते हो m बाई भी की जगह? बताओ m बाई भी की जगह क्या लिख सकते हो? d लिख सकते हो, है ना। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो, DGH। जहाँ D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जानते हो।
एच क्या है, हाइट ऑफ ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस के कारण जो सॉल्यूशन का हाइट बढ़ा है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, निकाल सकते हो इससे। चलिए अब आगे देखते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ लॉ हम यहाँ क्लियर करेंगे, और ये लॉ जो है ना तुम्हारा गैसेस स्टेट का जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उससे रिलेट करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा करते हैं हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाओ, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाओ, यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, तो क्या लिख सकते हो इसको तुम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियरली दिख रहा है इसमें रीजन। और कंसंट्रेशन क्या है, ये मोलैरिटी है, यानी मोल बाय वॉल्यूम, यानी एन बाई वी। तो तुम क्या कह सकते हो, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। अरे ये कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स बाय वॉल्यूम, सी की जगह एन बाई वी लिख सकते हो। अच्छा अब बताओ, टेम्परेचर क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। ठीक है, और पाई जो है यानी प्रेशर वॉल्यूम के क्या हुए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए। किसको रिलेट किया, ये बॉयल्स लॉ को, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है पी और भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ था किसका, ऑस्मोसिस का। सेकेंड लॉ आ जाओ, अब फिर हम लोग कुछ कांस्टेंट करते हैं, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तुमने कांस्टेंट कर दिया, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स न तो बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो टेम्परेचर के साथ देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो कांस्टेंट है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जितने हैं उसके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, ज़्यादा कोलवाइड करेगा, ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। बात समझ में आया। अरे टेम्परेचर नहीं, अब की बार हमने कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। 10 पार्टिकल है तो 10 पार्टिकल है, लेकिन हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब स्पीड अगर पकड़ लिया है, स्पीडली जा रहा है तो डिफरेंटली स्ट्राइक करेगा किसी न किसी चीज़ को, तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। ये सेकेंड लॉ है। तो फ्रॉम बोथ लॉ, दोनों लॉ को क्या कर दो, कंबाइंड कर दो, कर देते हैं कंबाइंड। देखो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, ये फर्स्ट लॉ है, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सेकेंड लॉ है ना। दोनों को कंबाइंड कर दिया, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो, कांस्टेंट लाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ये देखो इक्वल लाओगे तो कांस्टेंट आ गया ना, तो कुछ नहीं किया हमने, प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया और उसके बदले एस एक कांस्टेंट ला दिया, तो क्या हो गया बताओ, पाई इज इक्वल टू एन एस टी बाई भी, एन एस टी, एन टी तो था ही ना भाई, एस आ गया ना कांस्टेंट बाई भी। अब इसी को अरेंज कर लो तो क्या दिखेगा तुमको, ये पाई भी इज इक्वल टू एन एस टी, पाई भी इज इक्वल टू एन एस टी। तुमको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो पी भी बराबर एन आर टी के बराबर हो गया। ऑफकोर्स पी भी बराबर एन आर टी के जैसा ही है ये, है ना। जहाँ एस क्या है, यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे। ऑफकोर्स भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, क्योंकि तुमने एन बाई वी लिया था। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। टी क्या है, टेम्परेचर है। एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। और एन का वैल्यू यानी मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, एन एस टी बाई भी, है ना। यहाँ देखो पाई भी इज इक्वल टू एन एस टी, तो पाई इज इक्वल टू क्या, एन एस टी बाई भी। ठीक है, अब इसी को एन का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एन इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू एस टी बाई एम इंटू भी। क्लियर है। चलिए अब एक बात बताइए, पाई इज इक्वल टू क्या था, एन बाई भी। तो एन बाई भी को हम क्या लिखते थे, सी लिखते थे ना। एन बाई भी को सी कंसंट्रेशन, अरे सी कंसंट्रेशन मोलैरिटी को हो ना, एन बाई भी लिखा था पीछे, तो एन बाई भी की जगह सी पुट कर दो, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, पाई इक्वल टू सी एस टी, जहाँ सी क्या है, मोलैरिटी है। याद रखना है। अब क्वेश्चन जो तुमको मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें गिवन क्या है उसके हिसाब से तुम क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहाँ देखो अब एस का वैल्यू तुम सोच रहा होगा, तो आर का जो वैल्यू था याद करो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू था वही वैल्यू यहाँ पे एस का भी रहेगा, ये अप्लाई करोगे तुम, कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए देखिए थर्ड लॉ, तो याद रखना ये सारा फॉर्मूला जो हमने डेराइव्ड किया है बहुत ईजी है, याद रखिए थर्ड लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब की बार क्या किया हमने, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर दो सॉल्यूशन है, दोनों का टेम्परेचर सेम है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है, तो ऑटोमेटिकली अगर दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी ये एवोगैड्रोस लॉ के तरह है कि नहीं। एवोगैड्रोस लॉ भी यही भी तो करता था कि टेम्परेचर सेम रहे, प्रेशर सेम रहे, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ देखो इन सबों का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंपल है, ये है तुम्हारा थर्ड लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, और फॉर्मूला तो अवेलेबल है ही हमारे पास, इजिली में वे में बना लेंगे। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ अब देखो गिवन क्या है, 40 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml, है ना, 5000 ml ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सी टेम्परेचर। आ जाओ पहला बनाते हैं। क्या यूज़ करोगे, चूँकि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है तो डेफिनेटली पाई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम एस टी बाई भी। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना 40, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, और इनटू एस का वैल्यू पुट कर दिया हमने, और टेम्परेचर कैल्विन में पुट करोगे तो 27 डिग्री है, 273 जोड़ो 300 कैल्विन, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया कितना है 60, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस चीज़ में है, ml में, लेकिन हमको यहाँ किस चीज़ में डालना है, लीटर में। याद रहे यहाँ ml में दिया हुआ है तो ml को हम लीटर में बदल दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस यहाँ बनता है। अगला क्वेश्चन भी तुम आराम से बना लोगे, पहले इसको सॉल्यूशन मत देखना, पहले क्वेश्चन बनाना फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब यहाँ देखो एक टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहोगे। मान लो दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ध्यान से सुनना, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो एक दूसरे का आइसो मतलब सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, मान लो दो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों में से उसको हाइपोटोनिक कहेंगे, और जिसका ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या कहोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहोगे। बात समझ में आया, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, एक बार में इसको रिवाइज करके रिपीट करके वीडियो देख लेना अगर दिक्कत है तो। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आराम से तुम बना लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन था, हमने सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, लेकिन तुम सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन अपने से बना लो, आसानी से बन जाएगा, इसमें हमें बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नया टॉपिक है हमारा, ये तो हो गया। अब पहले ज़रा सोचो, थोड़ा सा हम लोग पीछे देखते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था, क्या था हमारा टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, ज़रा बोलो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे, नंबर पे, सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। कितने तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने, 4 तरह का। पहला क्या था, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हमने, तीसरा क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा हमने, और चौथा क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जरा हम तुमको समझा दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, यानी सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूट अगर रहे जो ना तो डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहोगे, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे जैसे ग्लूकोज पानी के अंदर डालो ना तो जुड़ेगा ना ही टूटेगा, तो इस ग्लूकोज वाले सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब जरा सोचो, अगर NaCl लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं जरा सोचो, NaCl पानी के अंदर डालते हैं, क्या करेगा वो Na+Cl- में टूट जाएगा। 10 गो NaCl मॉलिक्यूल लोगे वो 20 गो पार्टिकल बना देगा। अरे 10 गो Na+, 10 गो Cl- टूट जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा उसमें टूटने और जुड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, हम लोग उस सॉल्यूट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। फिर से सुनो, उस सॉल्यूट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा जो ना तो टूटता है सॉल्यूशन में पानी में डालने पे यानी सॉल्वेंट में डालने पे, ना ही जुड़ता है। तो ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहोगे, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब तुम तो समझ ही गया होगा कि अगर सर
कोई सॉल्यूट है उसका अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और कैसा सॉल्यूट है वो, कैसा सॉल्यूट है वो, जो पानी में डालने पे टूट जाए या फिर पानी में डालने के बाद यानी सॉल्वेंट में डालने के बाद जुड़ जाए, जिससे क्या होगा सर, अरे क्या होगा, जब ये टूटेगा तो जब 10 गो डालोगे तो 20 गो बन जाएगा, वो 30 गो बन जाएगा। या अगर जुड़ेगा तो क्या होगा, 10 गो डालोगे तो पता चलेगा 5 गो बन गया, 8 गो बन गया, वो जुड़ के एक दूसरे से। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मत भूलो, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम सॉल्यूट पार्टिकल 10 को डाल रहे हो और उसमें जाके वो 5 को बन जा रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क आएगा कि नहीं, ऑफ कोर्स आएगा। तो दो तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन कौन सा, नॉर्मल जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, अब दूसरा कौन है, एबनॉर्मल, यानी ये वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके सॉल्यूट या नहीं तो टूटेगा या नहीं तो जुड़ेगा। टूटेगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेगा और जुड़ेगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घटेगा। तो अब हमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो इसका मतलब तुम सोच रहा होगा सर फिर से हम चारों को पढ़ेंगे एक एक करके, नहीं, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो पढ़े हैं ना उसी से इसको कनेक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए अभी इतना ही रहने दीजिए, अगला वीडियो में हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फोकस करेंगे।